विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुखर्जी मेंशन में अपराध, अध्याय 10। संघर्षशील मिसेस शोभा लकड़ा। हे भगवान, वह क्या था? निशिगंधा ने कहा। उस आवाज ने उसे जगा दिया था और वह उठकर बैठ गई। उसके बाल पहले से अधिक बिखरे हुए थे और उसकी आंखें आश्चर्य से फैली हुई थीं। पृथ्वीराज तेजी से खड़ा हो गया। हम तुरंत ही पता लगा लेंगे, उसने कहा और दूसरे दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? उसने फुसफुसाया। दुष्ट नष्ट हो जाएंगे। एक तेज तीखी स्त्री आवाज आई जिसमें स्पष्ट रूप से सफोक का लहजा झलक रहा था। पृथ्वी खुलेगी और वे उसमें समा जाएंगे और तुम इस कमरे में प्रवेश नहीं करोगे। आवाज ने प्रसन्नता से जोड़ा। नहीं, चाहे तुम 100 साल तक खटखटाते रहो और तुम अंदर क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि मैंने दरवाजे को अंदर से मजबूती से बंद कर दिया है। इन अंतिम शब्दों में एक शैतानी संतोष झलक रहा था और पृथ्वीराज तथा निशिगंधा ने एक दूसरे की ओर देखा। यह कोई पागल लगती है, पृथ्वीराज ने फुसफुसाया। निशिगंधा सिहर उठी। यह कितना भयानक घर है। लेकिन उससे बात करो पृथ्वीराज, शायद उसे पता हो कि हम यहां से कैसे बाहर निकल सकते हैं। वह तो हमें अंदर नहीं आने देना चाहती, पृथ्वीराज ने कहा। लेकिन उसने फिर से दरवाजे की ओर रुख किया और दोबारा पूछा, कौन है? कुछ उत्तर की उम्मीद न करते हुए उसने प्रतीक्षा की, लेकिन आवाज ने अप्रत्याशित स्पष्टता से उत्तर दिया। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे मैं किसी से छुपाऊं। शोभा लकड़ा मेरा नाम है, शादीशुदा और सम्मानित महिला, चर्च जाने वाली महिला भी। और इस घर में जो कुछ हो रहा है उसके लिए कुछ लोगों को भुगतना पड़ेगा, यहाँ और अगले जीवन में भी। नरक का द्वार खुलेगा और वे उसमें समा जाएंगे। अग्नि और गंधक उनकी सजा होगी, प्रभु उन्हें दंड देंगे। संभवतः, पृथ्वीराज ने सूखी आवाज में कहा। लेकिन आप कौन हैं? यहां कैसे आईं? क्या आपको पता है कि हम यहां से बाहर कैसे निकल सकते हैं? शायद पृथ्वीराज की शांत और व्यवहारिक आवाज का उस क्रोधित महिला पर कुछ शांत प्रभाव पड़ा, क्योंकि कुछ क्षणों तक चुप्पी छाई रही। फिर एक जिज्ञासु स्वर उभरा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम कैदी हैं, पृथ्वीराज ने भावुकता से कहा। हमें मिस्टर विलियम स्मिथ ने यहां बंद कर दिया है और हम यहां से निकलने के लिए बेहद उत्सुक हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? उसके शब्दों के बाद फिर कुछ देर तक मौन छाया रहा। फिर आवाज ने विचारपूर्ण स्वर में कहा, मुझे दरवाजा खोलकर तुम्हें देखने का मन कर रहा है। हे भगवान! पृथ्वीराज चौंक उठा। क्या तुम कहना चाहती हो कि तुम यह दरवाजा खोल सकती हो? आवाज गर्व से बोली। हाँ, क्यों नहीं? अरे, इसे बंद भी तो मैंने ही किया था। मैं यहाँ किसी भी विदेशी को इधर उधर घूमते नहीं देख सकती। मैंने उस जर्मन सज्जन से भी कह दिया था। ओह, वे अवश्य दंडित होंगे। तुम्हें नर्क में जाना होगा, मैंने उनसे कहा था। अग्नि, गंधक और तपते लोहे तुम्हारी सजा होंगे। हाँ हाँ, मुझे पता है, पृथ्वीराज ने शांतिपूर्वक कहा। लेकिन क्या तुम्हें कोई रास्ता पता है जिससे हम यहां से बाहर निकल सकें? दरवाजे के दूसरी ओर से विचारपूर्ण स्वर में एक धीमी आवाज आई। मैं तुम्हें देखने का मन बना रही हूं, आवाज ने अचानक निर्णयात्मक स्वर में कहा। इसके बाद जंजीरों, कुंडियों और भारी फर्नीचर खिसकाने की भयानक आवाजें आने लगीं, जिससे स्पष्ट हुआ कि मिसेज शोभा लकड़ा ने खुद को कमरे में पूरी तरह से बंद कर रखा था। कुछ ही क्षणों बाद एक चरमराहट हुई और दरवाजा थोड़ा सा खुला। एक चमकती काली आंख दरार से झांकी। कुछ क्षणों के बाद, जैसे कि संतुष्ट होकर, मिसेज शोभा लकड़ा ने दरवाजा पूरी तरह खोल दिया और दहलीज पर खड़ी होकर भीतर झांका। वह एक प्रभावशाली वृद्ध महिला थी, लंबी और अविश्वसनीय रूप से दुबली पतली, जिसके विशालकाय हड्डियों पर उसके कपड़े ढीले लटक रहे थे। उसकी झुर्रियों से भरी हुई भूरी त्वचा पर उसकी छोटी पक्षी जैसी चमकदार काली आंखें उभरी हुई थीं, जो संसार को इस संतोष के साथ देख रही थीं कि दुष्टों को
शीघ्र ही उनका दंड मिलेगा। वह एक पुरानी हरी पड़ चुकी काली पोशाक पहने हुए थी और उसके ऊपर एक सख्त सफेद एप्रन था जो इतना कड़ा स्टार्च किया हुआ था कि उसके शरीर को झूठी गोलाई दे रहा था। कुछ क्षणों तक वह वहीं खड़ी रही, उसकी चमकती आंखें कमरे के हर कोने को जांच रही थीं। जब वह पूरी तरह से संतुष्ट हो गई तो वह आगे बढ़ी। तो ये तुम्हारी बहन होगी, मेरा अंदाजा है। उसने अपनी हड्डियों जैसी पतली उंगली से निशिगंधा की ओर इशारा करते हुए कहा। क्योंकि तुम दोनों के बाल लाल हैं। दोनों में से किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया और उनकी चुप्पी को सहमति समझते हुए वह आगे बोलने लगी। उसने सवाल किया, तुम लोग मेहमान हो, मेरा अंदाजा है। मेरा मानना है कि इस घर में शैतानी काम हो रहा है। क्या मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा? क्या मुझे प्रभु की कृपा से इसका गवाह बनने की अनुमति नहीं मिली? 4 लोग फांसी पर झूलेंगे, उनके नाम अखबारों में छपेंगे, तब जाकर यह मामला खत्म होगा। उसकी आवाज में संतोष स्पष्ट झलक रहा था और उसने उन दोनों की ओर चमकती आंखों से देखा। उसके बूढ़े चेहरे पर मौजूद दुर्भावना सचमुच भयावह थी। वह अपनी कहानी सुनाने को उतावली लग रही थी और उन्हें उसे बोलने के लिए उकसाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। तुम लोग कौन हो? पृथ्वीराज ने पूछा। मुझे तुम्हारा नाम पता है, लेकिन इससे मुझे ज्यादा समझ नहीं आया। तुम कहाँ रहती हो? गांव में 3 मील दूर। मिसेस शोभा लकड़ा ने गर्व से जवाब दिया। मैं यहाँ की स्थायी नौकरानी नहीं हूँ और बनना भी नहीं चाहूंगी, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं। लेकिन जब यहाँ मेहमान आते हैं तो मैं कभी कभी 1 हफ्ते के लिए मदद करने आ जाती हूँ। मेरा समय अगले बुधवार को पूरा हो रहा है और जब मैं घर नहीं पहुंचूंगी तो मेरा बेटा मुझे लेने आ जाएगा। मैं उसी पल का इंतजार कर रही हूँ, फिर हंगामा होगा। उसकी आवाज में एक कठोर आनंद था और उसने गंभीरता से सिर हिलाया। फिर उसे जवाब देना पड़ेगा उस जर्मन सज्जन को। मेरा बेटा विदेशियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता और जब उसे पता चलेगा कि यह आदमी एक हत्यारा भी है तो फिर तो लड़ाई होगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरा बेटा बहुत बहादुर लड़ाकू है। मुझे नहीं लगता कि जर्मन भी लड़ाई में पीछे रहेगा, पृथ्वीराज ने धीरे से कहा। लेकिन वह इस बात से हैरान था कि यह बूढ़ी औरत इतनी सहजता से अपना बचाव 4 दिन बाद तक के लिए टाल सकती थी और आराम से इंतजार करने को तैयार थी। हालांकि एक वाक्य उसके दिमाग में अटक गया। हत्यारा, उसने दोहराया। बूढ़ी औरत ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा और कमरे में और अंदर आ गई। तुम इसके बारे में क्या जानते हो? हमने तुम्हें बताया कि हम कौन हैं। निशिगंधा अचानक उठकर बैठ गई। उसका चतुर पीला चेहरा हल्का सा लाल हो गया और उसकी संकरी आंखें मिसेस शोभा लकड़ा के चेहरे पर टिकी रहीं। हम मेहमान हैं और हमें मिस्टर विलियम स्मिथ ने यहां बंद कर दिया है, जो लगता है कि तब से इस घर का नियंत्रण अपने हाथ में लिए हुए है, जब से कर्नल नगेंद्रनाथ मुखर्जी को द्वारा पड़ा। बूढ़ी औरत के कान खड़े हो गए। द्वारा? यही कहा गया है ना? नरक की ज्वाला उनके लिए तैयार है और वे उसमें भस्म हो जाएंगे। मुझे पता है कि वह कोई दौरा नहीं था, वह हत्या थी। जीवन के बदले जीवन, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। यही न्याय है और उन्हें इसका सामना करना होगा। हत्या? तुम्हें कैसे पता कि यह हत्या थी? पृथ्वीराज ने जल्दी से पूछा। उसकी कट्टर भविष्यवाणियां अब उसके धैर्य की परीक्षा लेने लगी थीं। बूढ़ी औरत की छोटी काली आंखों में एक चालाक चमक आई और उसने उसे संदेह से देखा, लेकिन अपनी कहानी बताने की लालसा में वह किसी भी संदेह को दरकिनार करने को तैयार थी। यह शुक्रवार रात की बात है। रात का खाना परोसने के बाद मिसेस ब्राउनिंग, यही यहाँ की गृह प्रबंधक हैं, मुझे ऊपर भेजा गया था आग को देखने के लिए। मैं मुश्किल से 10 मिनट ही वहां रही थी कि मुझे चक्कर आने लगा। उसने फुसफुसाते हुए स्वर में कहा। वह रुकी और दोनों को चुनौती भरी नजरों से देखा। मैं शराब को हाथ नहीं लगाती जी, चीची, मैं शराब नहीं पीती जी, उसने कहा और फिर कुछ सोचकर चुप हो गई। पृथ्वीराज कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन निशिगंधा ने अचानक स्थिति को समझ लिया।
उसकी लंबी अनुभवजन्य बुद्धि ने उसे बूढ़ी औरत के चरित्र को पहचानने में मदद की। लेकिन चक्कर आने के कारण तुमने कुछ राहत पाने के लिए इधर उधर देखा? उसने सहजता से कहा। बिल्कुल, इसमें गलत क्या है? मिसेस शोभा लकरा के चेहरे पर संदेह गायब हो गया। उसने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, फिर और क्या करती? फिर क्या हुआ? निशिगंधा ने उसे प्रोत्साहित करते हुए पूछा। फिर मैंने क्या किया? बूढ़ी औरत ने फिर से अपने पसंदीदा नाटकीय अंदाज में बोलना शुरू किया। मुझे याद आया कि कर्नल के अध्ययन कक्ष में, जो उनके शयन कक्ष से लगा हुआ है, एक पर्दा लगा हुआ एक छोटा सा अलमारी है जिसमें वह अपनी स्कॉच व्हिस्की रखते थे। यह पेट को शांत और स्थिर करने के लिए सबसे अच्छी चीज है। इसलिए जब मुझे चक्कर आ रहा था और मैं कर्नल के कमरे में थी तो मैं अध्ययन कक्ष में गई। मैंने खुद के लिए एक छोटा सा घूंट निकाला ही था कि तभी मुझे आवाजें सुनाई दीं। जर्मन सज्जन अपने मित्र मिस्टर हेनरी और डॉक्टर व्हिटबी के साथ अंदर आ गए। वह रुकी और निशिगंधा की ओर देखा। मैंने चिल्लाया नहीं क्योंकि यह बहुत बुरा लगता। मैं अंधेरे में वहां क्या कर रही थी? निशिगंधा ने समझदारी से सिर हिलाया और मिसेस शोभा लकरा ने आगे बोलना जारी रखा। तो मैं बस जहां थी वहीं पर्दे के पीछे खड़ी रही। मिस्टर हेनरी के हाथ में एक लैंप था जिसे उसने मेज पर रख दिया। वे सब बहुत उत्तेजित थे और जैसे ही डॉक्टर व्हिटबी ने बोलना शुरू किया, मुझे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। क्या ही बढ़िया मौका है, उसने कहा। जब तक वे लोग उस खंजर से खेल रहे हैं, वह अपनी जगह से हिलेगा नहीं। कम से कम 15 मिनट तक हम सुरक्षित हैं। फिर वह जर्मन सज्जन बोले, बहुत रूखे आदमी है। जल्दी करो, उन्होंने कहा। वह सामान कहाँ रखता है? अब मेरी हालत का अंदाजा लगाओ। मैं वहां खड़ी थी, हाथ में बोतल लिए। लेकिन अगले ही पल डॉक्टर व्हिटबी की बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मेज के पिछले हिस्से की गुप्त दराज में, उसने कहा। मैंने पर्दे के किनारे से झांका और उसे मालिक की मेज के साथ छेड़छाड़ करते देखा। मुझे बहुत धक्का लगा। उसने कहा, अगर वह व्हिस्की न होती और मुझे यह डर न होता कि मैं वहां कैसे दिखूंगी, तो मैं बाहर चली जाती। लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकी, इसलिए जहां थी वहीं रही। लेकिन मैं सुनती रही। मैंने अपने आप से कहा, हम में से सबसे साधारण व्यक्ति भी कभी-कभी भगवान के न्याय का माध्यम बनता है। और तब मुझे एहसास हुआ कि किसी को न्याय तक पहुंचाना होगा। उसका आत्मसंतोष इतना प्रभावशाली था कि सुनने वाले भी उसकी बातों में बहने लगे। वह आगे बोलती रही और वे मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। मैंने देखा कि उन्होंने दराज खोली और फिर वहां इतनी भद्दी गालियां दी गईं कि मैं शर्मिंदा हो गई। यह गायब है, मिस्टर हेनरी बोले। डॉक्टर व्हिटबी किसी मूर्ख की तरह कराहने लगे। वह हमेशा यहीं रखता था, वे बार बार कहते रहे। फिर वह जर्मन सज्जन, जिसे नरक की आग नसीब होगी, जैसे मुझे परमेश्वर के मेमनों के साथ रहना, बहुत गुस्से में आ गए। बहुत बेवकूफी कर ली। उन्होंने इतनी ऊंची आवाज में कहा कि मैं डर के मारे लगभग चिल्ला पड़ती। जाओ और उसे लेकर आओ, उन्होंने कहा। इसे अब और नहीं चलने देंगे। डॉक्टर व्हिटबी थोड़े रूखे स्वभाव के आदमी है, उसने आगे कहा। लेकिन वे किसी बच्चे की तरह चले गए। मैं वहीं खड़ी रही। मेरे घुटने कांप रहे थे। मैं खुद की तेज सांसों को कम करने की कोशिश कर रही थी और परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि इन पापियों को दंड दें। इस बीच जर्मन सज्जन और मिस्टर हेनरी किसी विदेशी भाषा में बात करने लगे। मुझे समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन मैं कोई बूढ़ी मूर्ख औरत नहीं हूं जैसा तुम सोच सकते हो। मैं भले ही 62 साल की हूं, लेकिन अभी भी फुर्तीली हूं और मैं उनके हाथों की हरकतों, उनके चेहरे के भावों और उनकी आवाज के लहजे से समझ सकती थी कि जर्मन सज्जन किसी बात पर बहुत गुस्से में थे और मिस्टर हेनरी उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार मिस्टर हेनरी ने अंग्रेजी में कहा, रुको, मैं तुम्हें बताता हूं, वह सामान उसके पास ही होगा। मिसेस शोभा लकरा ने रुककर दोनों श्रोताओं की ओर देखा। उसकी आंखों में एक नाटकीय चमक थी, जैसे वह अपनी कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच रही हो। और तभी दरवाजा धड़ाम से खुला और डॉक्टर व्हिटबी वापस आए, सफेद पड़े हुए, बुरी तरह कांपते हुए। मुखिया,
हेनरी, उन्होंने कहा, वह मारा गया, उसकी पीठ में खंजर घोंपा गया है। मिसेस शोभा लकड़ा चुप हो गई इस घोषणा का पूरा प्रभाव लेने के लिए। क्या वे चौंक गए? पृथ्वीराज अनायास बोल पड़ा। तुम चुप रहो, मैं बताती हूं। मिसेस शोभा लकड़ा ने अचानक कठोरता से कहा। वे बिल्कुल स्तब्ध रह गए। मैं तुम्हें बता सकती हूं। सबसे पहले जर्मन सज्जन को होश आया। कौन? उन्होंने पूछा। मिस्टर हेनरी उनकी ओर मुड़े। सिनिस्टर्स? उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा। निशिगंधा और पृथ्वीराज ने एक दूसरे की ओर अर्थपूर्ण निगाहों से देखा। मिसेस शोभा लकड़ा पूरे जोश से अपनी कहानी सुनाती रही, हर किरदार की नकल करते हुए, और इस भयावह घटना को अपने आत्मसंतोष से और भी डरावना बना दिया। जर्मन सज्जन को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन वही थे जिन्होंने सबसे पहले अपना धैर्य बनाए रखा। और कागज? उन्होंने पूछा। क्या वे उसके पास थे? नहीं, डॉक्टर ने कहा। तो फिर जर्मन सज्जन बोले, उसे ऊपर ले जाओ। किसी को मत बताना कि वह मर चुका है, मिस्टर हेनरी ने कहा। कह दो कि उसे दिल का दौरा पड़ा, जो चाहो कह दो। पर वहां खून पड़ा है, डॉक्टर विटबी बोले। जरूर होगा। तो साफ कर दो, मिस्टर हेनरी ने कहा। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। हमें जल्दी करनी होगी, इससे पहले कि रोशनी चालू हो जाए। अपनी आखिरी पंक्ति पर मिसेस शोभा लकड़ा की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई, लेकिन उसने अपनी कहानी को और भी डरावना बना दिया था। उस कमरे का दृश्य, जो सिर्फ लैंप की रोशनी में डूबा हुआ था, अचानक बहुत स्पष्ट और बहुत नजदीक महसूस हुआ। निशिगंधा सिहर उठी, और जब उसने बात की तो उसकी आवाज धीमी और घबराई हुई थी। फिर क्या हुआ? मिसेस शोभा लकड़ा तनकर खड़ी हो गईं, और उनकी छोटी काली आंखें धार्मिकता की अग्नि से जल उठीं। तब मैं और चुप नहीं रह सकी, उन्होंने कहा, और मैंने बोल दिया, जो कोई भी किसी व्यक्ति की हत्या करेगा, हत्यारे को गवाहों की गवाही पर मृत्यु दंड दिया जाएगा, मैंने कहा, और पर्दे के पीछे से बाहर आ गई। पृथ्वीराज की आंखें फैल गईं, क्योंकि यह दृश्य उसकी कल्पना में जीवंत हो उठा। वह कट्टर वृद्धा, जिसकी कठोर आवाज 3 अपराधियों की पहली घबराहट भरी चुप्पी को भंग कर रही थी। वे डर गए होंगे, मुझे लगता है, उसने कहा। मिसेस शोभा लकड़ा ने सिर हिलाया, और उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर एक सख्त संतोष की झलक आ गई। हाँ, वे डर गए थे। मिस्टर हेनरी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, और वह मुझसे ऐसे पीछे हट गया जैसे कोई मंच पर अभिनय कर रहा हो। डॉक्टर विटबी वहीं जड़ होकर खड़ा रहा। उसकी आंखें मछली जैसी निर्जीव हो गईं, और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उनकी करतूतों में नहीं तो उनके दिल में अपराध बोध जरूर था। जर्मन सज्जन ही केवल वही थे जिनका रंग स्वाभाविक बना रहा। और फिर? निशिगंधा ने पूछा। उसकी अपनी आवाज इतनी नीरस थी कि वह उसे पहचान भी नहीं पाई। बूढ़ी औरत ने गुस्से के साथ बोलना जारी रखा। फिर वह मेरे पास आया। धीरे धीरे वह आया और अपना भारी चेहरा मेरे बहुत करीब ले आया। दूर हटो, मैंने कहा, लेकिन वह नहीं रुका। तुमने कितना सुना? उसने पूछा। सब कुछ, मैंने कहा, और मैं इसकी गवाही देने वाली हूं। यही बात हुई। उसने अपना हाथ मेरे मुंह पर रख दिया, और अगले ही पल डॉक्टर विटबी आगे बढ़ा और फायरप्लेस के पास की अलमारी खोल दी। इसे यहां बंद कर दो, उसने कहा। हम इसे तब देख लेंगे जब उसे ऊपर ले जाएंगे। तुमने संघर्ष किया होगा, जाहिर है, पृथ्वीराज ने कहा। यह अजीब है कि घर में किसी ने तुम्हारी आवाज क्यों नहीं सुनी? मिसेस शोभा लकड़ा ने उसे हिकारत भरी नजरों से देखा। उन्होंने कहा, मैं संघर्ष करूं, जवान आदमी? नहीं, मैं नहीं, मैंने अपने आप से कहा। अगर झगड़ा करना होगा तो यह मेरे बेटे के लिए छोड़ देना बेहतर है, जो लड़ाई के बारे में कुछ जानता है। इसलिए जब मुझे पता चला कि मैं कहाँ हूं, तो मैं जल्दी से ऊपर गई और खुद को इस कमरे में बंद कर लिया। तुम जो चाहो कर लो, मैंने जर्मन सज्जन से दरवाजे के दूसरी ओर से कहा, लेकिन मैं यहां से तब तक नहीं हिलने वाली जब तक मेरा बेटा बुधवार को मुझे लेने नहीं आ जाता। तब तुम देखना, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
वह रुकीं। उनकी पीली गालें उस घटना को याद करते हुए जोश से लाल हो गईं। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, इसके बाद वह जल्द ही चला गया। उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे पास अपनी ओर से कुंडी थी। लेकिन तुम बाहर नहीं निकल सकती थी? निशिगंधा ने बीच में पूछा, जिसका दिमाग इस अजीब तर्क को समझने में असफल हो रहा था। मिसेस शोभा लकरा ने दृढ़ता से कहा, बिल्कुल नहीं निकल सकती थी। जैसे वह अंदर नहीं आ सकता था। जब तक मेरी जुबान चल रही है, कोई न कोई इस हत्या के लिए फांसी पर चढ़ेगा और मैं खुशी खुशी अपने बेटे के बुधवार तक आने का इंतजार कर रही हूँ। वे मुझे मारने के लिए अंदर नहीं आ सकते, यह मैं अच्छे से जानती हूँ। और जब मेरा बेटा आएगा तो कोई न कोई इन पापियों को दंड देने में मदद करेगा। मैं चुप नहीं रहूंगी, किसी के लिए भी नहीं। और यही सब कुछ है जो तुम जानती हो? निशिगंधा ने पूछा। मिसेस शोभा लकरा की आवाज में गहराई थी। सब कुछ। कुछ लोगों के लिए यह काफी से ज्यादा साबित होगा। वे तीनों असली हत्यारे नहीं थे, लेकिन इस घर में कोई न कोई जरूर है जिसने हत्या की है। और वह अचानक चुप हो गईं और दोनों को घूर कर देखने लगीं। तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हो? उन्होंने पूछा, लेकिन उनके सवाल का कोई जवाब नहीं आया। निशिगंधा और पृथ्वीराज एक दूसरे को स्थिर निगाहों से देख रहे थे। बूढ़ी औरत की बात का वही वाक्य दोनों के दिमाग में गूंज उठा था और दोनों के लिए इसका एक ही भयानक अर्थ था। वे तीनों असली हत्यारे नहीं थे, लेकिन इस घर में कोई न कोई जरूर है जिसने हत्या की है। विलियम स्मिथ, हेनरी व्हिटबी, इन तीनों को एक ही झटके में हत्या के अपराध से मुक्त कर दिया गया। नौकर सब अपने क्वार्टर में बंद थे। भैरवनाथ मुखर्जी ने खुद कहा था कि उसने दरवाजा बंद कर दिया था। तो फिर असली हत्यारा कौन था? भैरवनाथ मुखर्जी खुद या उनके अपने ही समूह में से कोई? कोई कुछ नहीं बोला। यह सवाल शब्दों में कहने के लिए बहुत डरावना था। निशिगंधा और पृथ्वीराज ने मिसेस शोभा लकरा की कहानी में जो परेशान करने वाली बात खोजी थी, उसने उन्हें कुछ समय के लिए चुप करा दिया। 10 मिनट पहले तक भले और बुरे लोगों के बीच की रेखा बहुत स्पष्ट थी, लेकिन अब हत्या का भयानक आरोप उनके अपने ही दल पर आ गया था। अगर सतही रूप से देखा जाए तो या तो भैरवनाथ मुखर्जी दोषी था या फिर घर में मौजूद युवाओं में से कोई एक। बेशक यह उम्मीद अभी भी बची थी कि हड़बड़ी में भैरवनाथ ने किसी नौकर को गलती से बाहर ही छोड़ दिया हो, बजाय इसके कि वह उन सभी को उनके कमरों में बंद कर देता जैसा कि उसका इरादा था। लेकिन फिर भी पृथ्वीराज और निशिगंधा इस सच्चाई से आंखें नहीं मूंद सकते थे कि मौजूदा परिस्थितियों में यह संभावना बहुत कम थी कि असली हत्यारा उन्हीं नौकरों में से कोई हो। घर के पूरे कर्मचारी दल को वॉन फाबर या उसके एजेंटों ने नियुक्त किया था, अर्थात वे सभी खुद उस गिरोह के सदस्य थे। नगेंद्रनाथ मुखर्जी उनके लिए एक उपयोगी व्यक्ति था। उसे मारना उनके हित में नहीं था, लेकिन फिर अगर इस गिरोह ने हत्या नहीं की थी तो उन्होंने निश्चित रूप से उसके सभी निशान मिटाने की कोशिश की थी। मिसेस शोभा लकरा की कहानी ने रहस्य को खत्म करने के बजाय और गहरा कर दिया था। निशिगंधा ने पृथ्वीराज की ओर देखा। अगर हम बाहर निकल पाते, उसने बुदबुदाया। पृथ्वीराज ने सहमति में सिर हिलाया। अनुमान और सिद्धांत बाद में भी लगाए जा सकते थे। इस समय सबसे जरूरी काम था भाग निकलना। अगर घर से नहीं तो कम से कम अपने बाकी साथियों के पास लौटना। उसने बूढ़ी औरत की ओर रुख किया। क्या यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? उसने पूछा, उस भीतरी कमरे की ओर इशारा करते हुए जहां वह अब भी दरवाजे पर खड़ी थी। मिसेस शोभा लकरा ने सिर हिला दिया। उसने कहा, वहां तो बस एक आग जलाने की जगह और एक दरवाजा है, और दरवाजे से तो तुम निकल नहीं सकते क्योंकि मैंने अंदर से कुंडी लगा रखी है और उसने बाहर से ताला डाल रखा है। तुम चाहो तो आग जलाने की जगह देख सकते हो, लेकिन उसकी चिमनी से ऊपर जाकर भी तुम छत तक ही पहुंचोगे। बेहतर होगा कि बुधवार तक रुको, जब मेरा बेटा आएगा। पृथ्वीराज को उसे यह समझाने का मन हुआ कि उसके बेटे के पास हेयर वॉन फाबर जैसे सशस्त्र व्यक्ति के खिलाफ कितने कम मौके होंगे, लेकिन उसने ऐसा करने से खुद को रोक लिया
और केवल सिर हिलाकर रह गया। निशिगंधा, जो हमेशा व्यावहारिक सोचती थी, ने एक नया सवाल पूछा। लेकिन तुम खाना खाती हो? क्या उन्होंने तुम्हें इस दौरान भूखा रखा है? मिसेज शोभा लकरा का चेहरा शिकायत से भर गया। ऐसा लग रहा था कि उन्हें भूखा रखने की संभावना पर उसने कभी विचार ही नहीं किया था। अरे, वे मुझे खाना खिलाते हैं, यह तो स्वाभाविक ही है। उर्सुला तिर्की मुझे सुबह और रात को एक ट्रे लाकर देती है। उर्सुला तिर्की? पृथ्वीराज ने जिज्ञासा से पूछा। वह कौन है? मिसेज शोभा लकरा के झुर्रियों भरे चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण, अप्रिय मुस्कान आ गई। वह दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, उसका दिमाग ठिकाने नहीं है। सारे तिर्की परिवार के लोग थोड़े पागल होते हैं, लेकिन उर्सुला तिर्की सबसे बुरी है, उसने कहा और हंस दी। क्या वह यहां काम करती है? निशिगंधा के चेहरे पर असहमति झलक रही थी। मिसेज शोभा लकरा की मुस्कान और चौड़ी हो गई और उसकी तेज निगाहें लड़की पर टिक गईं। हाँ, और कोई उसे नौकरी पर नहीं रखता। वह मिसेस ब्राउनिंग, जो कि घर की परिचारिका है, उसकी मदद करती है, बर्तन धोने जैसे छोटे मोटे काम करती है, और वही खाना लाती है। पृथ्वीराज की आवाज में अचानक उत्सुकता आ गई। एक ग्रामीण मंदबुद्धि लड़की, जो मानसिक रूप से ठीक नहीं थी, ज्यादा प्रतिरोध नहीं कर पाएगी अगर वे दरवाजा खुलते ही भागने की कोशिश करें। मिसेस शोभा लकरा ने सिर हिलाया। हाँ, उर्सुला तिर्की ही ट्रे लाती है। वह ट्रे को जमीन पर रखती है, फिर मेरे दरवाजे का ताला खोलती है। उसके बाद मैं अपनी कुंडी खोलकर दरवाजा हल्का सा खोलती हूँ और ट्रे अंदर खींच लेती हूँ। यह प्रक्रिया इतनी सरल थी कि पृथ्वीराज के हौसले बढ़ गए। यह कब होता है? उसने पूछा। किस समय? सुबह 8:30 बजे और रात को 8:30 बजे। पृथ्वीराज ने अपनी घड़ी देखी। तो अब वह कभी भी आने वाली है? मिसेस शोभा लकरा ने खिड़की की ओर देखा। मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा। रोशनी ठीक वैसी ही लग रही है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं अब अपने कमरे में वापस चली जाऊं। बेहतर यही होगा कि किसी को यह पता न चले कि मैं तुम लोगों के साथ मिली थी। अपने आखिरी शब्द के साथ उसने उन दोनों की ओर पीठ घुमा ली और दरवाजा चुपचाप बंद कर दिया। फिर उन्होंने सुना कि वह धीरे धीरे कुंडी चढ़ा रही थी। क्या अजीब बूढ़ी औरत है! क्या तुम्हें लगता है कि वह पागल है? निशिगंधा ने फुसफुसाया। पृथ्वीराज ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा। काश ऐसा होता, लेकिन वह निश्चित रूप से पागल नहीं है और मुझे पूरा यकीन है कि उसकी कहानी का हर शब्द सच है। मेरी प्यारी, सोचो, उसके पास इतनी कल्पना शक्ति नहीं है कि वह यह सब खुद से बना सके। लड़की ने धीरे से सिर हिलाया। यह सच है, उसने कहा और फिर अचानक जोड़ा। लेकिन पृथ्वीराज, तुम सच में यह नहीं मानते कि उन भयानक लोगों ने कर्नल नगेंद्र नाथ मुखर्जी को नहीं मारा? पृथ्वीराज ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। मुझे नहीं लगता कि उन्हें ऐसा करने की जरूरत थी। क्या तुम्हें लगता है? उसने पूछा। जो कुछ हम जानते हैं उसके हिसाब से सोचो, तो इसका मतलब है कि या तो भैरवनाथ मुखर्जी या... ओह पृथ्वीराज, यह कितना भयानक है! पृथ्वीराज का चेहरा और गंभीर हो गया। मैं जानता हूं, उसने कहा और कुछ क्षणों के लिए चुप रहा। फिर अचानक जैसे उसने उस विचार को अपने दिमाग से झटक दिया और बोला, लेकिन अभी यह बात मुझे ज्यादा परेशान नहीं कर रही। असली समस्या यह है कि मैंने तुम्हें इस भयानक मुसीबत में डाल दिया है और अब मुझे तुम्हें इससे बाहर निकालना होगा। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही उर्सुला तिर्की है जो अब सीढ़ियों से ऊपर आ रही है। लड़की ने सांस रोक ली और वे दोनों कुछ क्षण चुपचाप खड़े होकर सुनने लगे। बाहर पत्थर की फर्श पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, साथ ही एक अस्थिर ट्रे पर बर्तनों की खड़खड़ाहट भी। पृथ्वीराज ने लड़की का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अब, उसने फुसफुसाया, मेरे पीछे रहना और जैसे ही मौका मिले इस कमरे से बाहर निकलकर बाईं ओर वाले कमरे में जाना और सीधे उस संदूक तक पहुंच जाना जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। वह कोने में रखा है और बहुत बड़ा है,
मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। लड़की ने सिर हिलाया और उसी क्षण ताले में चाबी घुमा दी गई। पृथ्वीराज की सारी उम्मीदें तुरंत चकनाचूर हो गईं। दरवाजा केवल 2 इंच खुला और उसी दरार से एक रिवॉल्वर की नली दिखाई दी। पृथ्वीराज ने कराहते हुए मन ही मन खुद को कोसा। उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि उनके अपहरणकर्ता पूरी तरह मूर्ख नहीं थे। लड़की डर से उससे चिपक गई और उसने उसकी धड़कनों को अपनी बांह पर महसूस किया। धीरे धीरे दरवाजा थोड़ा और खुला और बंदूक के ऊपर एक चेहरा दिखा। यह वही अजनबी था जिसे पिछले दिन विलियम स्मिथ ने वेंडन कहकर पुकारा था। वह दरवाजे के उस पार खड़ा मुस्कुरा रहा था और उसकी बंदूक सीधी निशिगंधा की ओर थी। अगर कोई चालाकी की तो लड़की पहले जाएगी, उसने कहा। यह बॉस का आदेश है, उसने तुम्हें अपने लिए बचा रखा है दोस्त। यही वजह है कि वह तुम्हें खाना खिला रहा है। फिर उसने किसी को आदेश दिया, लेकिन उसकी नजरें पृथ्वीराज और लड़की से हटी नहीं। बाहर से एक हलचल सुनाई दी और फिर एक संकरी ट्रे जमीन पर दिखाई दी। दरवाजे के नीचे से वह धीरे धीरे अंदर सरकी और तभी पृथ्वीराज को एक जोड़ी खाली खाली आंखें दिखीं जो एक पीला निर्बोध चेहरा लिए उसे घूर रही थीं। एक पल के लिए उसका मन किया कि वह आगे बढ़कर रिवॉल्वर की परवाह किए बिना हमला कर दे, लेकिन बंदूक निशिगंधा पर तनी हुई थी जिससे वह असहाय महसूस कर रहा था। धीरे धीरे दरवाजा बंद हो गया। जैसे ही बंदूक गायब हुई, पृथ्वीराज झपट कर आगे बढ़ा, लेकिन यह व्यर्थ था। भारी दरवाजा जोर से बंद हुआ और ताले की आवाज गूंज उठी। ट्रे पर खाना रखा था, सैंडविच का ढेर और पानी का एक जग। निशिगंधा ने कुछ देर तक चुपचाप सुनने के बाद धीरे से फुसफुसाया, पृथ्वीराज, उनके पास उर्सुला तिर्की को लेकर इतनी सख्ती नहीं है। शायद अगर हम उसके कमरे में पहुंच जाएं तो हम उनके चंगुल से निकल सकते हैं। पृथ्वीराज झटपट कमरे के दूसरे दरवाजे की ओर भागा, लेकिन उसका चेहरा तुरंत बुझ गया। उसने हमें बाहर से बंद कर दिया है, यह तो तय था, उसने निराशा से कहा। और वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है, हमें शाम तक इंतजार करना होगा जब वे दोबारा आएंगे। ओह मेरी प्यारी, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हें इस मुसीबत में डाल दिया। लड़की ने उसकी ओर देख मुस्कुरा दिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। और फिर भले ही वे एक खतरनाक स्थिति में थे, उनकी भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि वे बैठकर खाने लगे। और फिर वह लंबा और थकाने वाला दिन धीरे धीरे बीतता गया। मिसेज शोभा लकड़ा को अब और बातचीत करने की कोई इच्छा नहीं थी और वे जानते थे कि देर सबेर डॉक्टर व्हिटबी और वह आदमी जिसने उसे लाया था वापस आएंगे और लाल चमड़े का बटुआ पहचाना जाएगा। तब क्या होगा, इसका वे केवल अंदाजा ही लगा सकते थे। लेकिन चूंकि विलियम स्मिथ पहले से ही पृथ्वीराज के खिलाफ था, तो जब उसे यह पता चलेगा कि दस्तावेजों को जलाने की कहानी सच थी, तो वह चुप नहीं बैठेगा। लेकिन पृथ्वीराज को सबसे ज्यादा निशिगंधा की स्थिति परेशान कर रही थी। उसे लेकर वह सबसे अधिक चिंतित था। उसके साथ कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उसे जिंदा वापस जाने देने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि वह उनके बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी। बाकियों को कम से कम विलियम स्मिथ के अनुसार असली सच्चाई का अंदाजा नहीं था। भैरवनाथ ने सबको यह यकीन दिलाने में सफलता पाई थी कि वह बस उतना ही मूर्ख है जितना दिखता है, और उसे पृथ्वीराज और सौमित्र से जो जानकारी मिली थी उसकी भनक किसी और को नहीं थी। इसलिए निशिगंधा को छोड़ देने की संभावना बहुत कम थी और उसकी संभावित नियति के बारे में सोचकर पृथ्वीराज का दिमाग सुन्न हो गया। भागने का कोई रास्ता नहीं था और कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे किसी हथियार में बदला जा सके। खिड़की भले ही इतनी बड़ी होती कि कोई उसमें से निकल सके, नीचे 70 फुट गहरी खाई में खुलती थी जहां सीधी गिरावट थी। अब बस इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था विलियम स्मिथ की अगली चाल देखने के लिए। जैसे जैसे सुबह बीती और फिर दोपहर, कोई बदलाव नहीं आया सिवाय मिसेज शोभा लकड़ा के कुछ जोशीले और भविष्य सूचक भजनों के, जो और भी निराशाजनक लग रहे थे। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। यह साफ था कि व्हिटबी अब तक नहीं लौटा था। पृथ्वीराज सोचने लगा कि शायद उसे शवदाह गृह के अधिकारियों से कोई परेशानी हुई हो, और अगर ऐसा हुआ होगा तो यह संभव था
कि पुलिस उनके बचाव में आ जाए। वह सोचने लगा कि अगर ऐसा हुआ तो विलियम स्मिथ क्या करेगा? क्या वह निशिगंधा और उसे हटा देगा या बस अपने गिरोह के साथ भागने की कोशिश करेगा? यह जोखिम उठाते हुए कि बाद में पकड़ा जा सकता है। जितना वह इस आदमी के बारे में जानता था, उसके अनुसार तो संभावना यही थी कि वे दोनों जिंदा नहीं छोड़े जाएंगे। स्थिति बेहद गंभीर थी और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे पृथ्वीराज का दिल जोर से धड़कने लगा और उसके भीतर नई उम्मीद जाग उठी। वह झटके से खड़ा हो गया। निशिगंधा भी उसके साथ उठी और दोनों की निगाहें दरवाजे की ओर टिक गईं। वे हर हलचल को सुनने के लिए कान लगाए खड़े रहे। मिसेस शोभा लकड़ा जिस कमरे में छिपी हुई थी, वहां से एक अजीब आवाज आई। पहले तो हल्की सी सरसराहट हुई, फिर अचानक ही बूढ़ी औरत के गुस्से से भरे तीखे स्वर गूंजे और अगले ही पल स्पष्ट और अलग अलग सुनाई देने वाली एक हल्की नर्वस आवाज उभरी। घबराइए मत मेरी प्रिय मैडम, मैं बीमा कंपनी से नहीं आया हूं। निशिगंधा ने झट से पृथ्वीराज की बांह पकड़ ली। भैरवनाथ मुखर्जी, उसने फुसफुसाकर कहा। पृथ्वीराज ने सिर हिलाया। आवाज पहचानने में कोई शक नहीं था। वह धीरे से भीतर वाले दरवाजे की ओर बढ़ा और उस पर हल्की सी दस्तक दी। भैरवनाथ, उसने धीरे से पुकारा, हम यहां हैं। सब ठीक है दोस्त, मैं आ रहा हूं। क्या तुम इस बूढ़ी औरत को मुझे अंदर आने देने के लिए मना सकते हो? भैरवनाथ की आवाज थोड़ी परेशान लग रही थी। उसे लग रहा है कि मैं तुम्हारे जानने लायक आदमी नहीं हूं। क्या तुम उसे यह नहीं समझा सकते कि कभी कभी साधारण कपड़ों के नीचे भी एक सच्चा दिल धड़कता है? मिसेस शोभा लकड़ा, पृथ्वीराज ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। मिस्टर भैरवनाथ हमारे दोस्त हैं, क्या आप उन्हें अंदर आने देंगी? दरवाजे के दूसरी ओर से महिला की कर्कश आवाज आई। तुम अजीब संगति रखते हो। जो आदमी किसी की लाश पर चिमनी से नीचे उतरता है, उसे मैं तो पसंद नहीं करूंगी। पृथ्वीराज और निशिगंधा ने एक दूसरे की ओर देखा तो भैरवनाथ सचमुच आसमान से टपका था। फिर भैरवनाथ की विचित्र आवाज फिर से सुनाई दी, इस बार थोड़ी नाराजगी के साथ। लेकिन भले ही आपका बेटा आ रहा हो मेरी प्रिय मैडम, इसमें कोई कारण नहीं कि मेरे दोस्त और मैं तब तक एक दूसरे से न मिले। आखिरकार मेरी भी एक मां है। उसकी इस अजीबो गरीब टिप्पणी का सही मतलब क्या था, यह तो समझ में नहीं आया, लेकिन इसने जादू की तरह काम किया। बूढ़ी औरत ने कुछ बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोल दिया और भैरवनाथ मुखर्जी चौखट पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। मुझे नहीं लगता कि मैं अंदर आऊंगा, उसने हंसते हुए कहा। यह महिला मुझे उसके बेटे से मिलवाने के लिए बहुत उत्सुक लग रही है और मुझे डर है कि अगर मैं इस कमरे से ज्यादा बाहर निकला तो वह दरवाजा बंद करके मुझे तुम लोगों के साथ कैद न कर दे। और चूंकि वह लड़का बुधवार से पहले आने वाला नहीं है, मैं नहीं चाहता कि वह अपनी डिग्री मुझसे व्यक्तिगत रूप से ले। अगर तुम दोनों तैयार हो तो हम उसी रास्ते से वापस चलते हैं जिससे मैं आया था। चिमनी से नीचे? निशिगंधा ने कुछ घबरा कर पूछा। चिमनी के जरिए, भैरवनाथ ने गर्व से सुधारा। मैं पूरे दिन इधर उधर घूमकर पैसे वापस करने वाला लीवर ढूंढ रहा था और अब मुझे 2 तांबे के सिक्के मिल गए हैं, उसने हंसते हुए कहा, सामने खड़े 2 लाल सिर वाले नौजवानों को देखकर। तुम लोग मेरी तरह ही शब्दों की कलाबाजी से नफरत नहीं कर सकते, वह जल्दी से जोड़ते हुए बोला। चलो वापस चलते हैं। हां, यह जगह सेहतमंद नहीं लगती। वे उसके पीछे उस बूढ़ी औरत के कमरे में चले गए। वह छोटी छोटी चमकती आंखों से उन्हें संदेह से घूर रही थी। कहां जा रहे हो? उसने सख्त आवाज में पूछा। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम लोगों को जाने दूं। क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगी? निशिगंधा ने तुरंत कहा। निश्चित रूप से आप भी उन भयानक आदमियों से तुरंत दूर जाना चाहेंगी। हमारे साथ चलेंगी तो आप ज्यादा सुरक्षित रहेंगी। क्या? और मेरे बेटे को उन्हें पीटते हुए देखने से चूक जाऊं? मिसेस शोभा लकड़ा ने हिकारत से कहा। मैं ऐसा नहीं करने वाली मिस। फिर उसने तीखी आवाज में जोड़ा, और वैसे भी कौन कह सकता है कि मैं जर्मन साहब के साथ ज्यादा सुरक्षित नहीं हूं बजाय एक पागल के? उसने भैरवनाथ की ओर इशारा किया। उर्सुला तिर्की इस घर में अकेली मंदबुद्धि नहीं है। चिमनी पर चढ़ने वाले।
उसके इस ताने ने उन्हें उस पुराने पत्थर के फायर प्लेस की याद दिला दी जो छोटे कमरे के एक कोने में स्थित था, बड़ा और आदिम। पहले तो यह किसी भी तरह बाहर निकलने का रास्ता नहीं लग रहा था, लेकिन भैरवनाथ उन्हें वहां ले गया और गर्व से समझाने लगा। देखो, उसने कहा, जब तुम इस पर गौर करते हो तो यह बहुत ही आसान लगता है। यह चिमनी इस कमरे और इसके पीछे वाले कमरे के लिए एक ही है, और वह कमरा और कोई नहीं बल्कि वही कमरा है जिसमें मिस्टर भैरवनाथ ने अपना प्रसिद्ध गायब होने का खेल खेला था। प्रवेश शुल्क 4 पैसे, सैकड़ों की भीड़ जुटाएं। फिर उसने थोड़ा गंभीर होकर कहा, असल में दोनों कमरों की चिमनी एक ही है, सिर्फ यह पतली दीवार दोनों ग्रेट्स को अलग करती है और ऊपर एक पतली लोहे की शीट लगी हुई है जो आग को अलग करने के लिए रखी गई है। वह रुका और अपने मोटे चश्मे से उन्हें उल्लू जैसी नजरों से देखने लगा। मैंने खुद बिना किसी बड़े की मदद के इस शानदार जुगाड़ को खोज निकाला। मैंने इसे हटाया और बड़ी सफाई से कदम रखकर इस महिला के सामने आ गया, जिसकी पहली टिप्पणी ने मेरी सारी उम्मीदों पर ठंडा पानी डाल दिया। मैंने कहा था, दुष्ट नरक में झोंक दिए जाएंगे, मिसेस शोभा लकड़ा ने टोकते हुए कहा। और ऐसा ही होगा, जलती हुई आग की भट्टी में, ठीक वैसे ही जैसे अगर वह चिमनी जल रही होती और तुम उसमें पड़े होते। ये बात उसने पृथ्वीराज से कही, लेकिन फिर अचानक चपलता से भैरवनाथ की ओर मुड़ गई। और मूर्खों को तो खुद भगवान भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसने कहा। भैरवनाथ थोड़ा आहत लग रहा था। मुझे कुछ लग रहा है, उसने कुछ उदास आवाज में कहा, कि मैं इस परिस्थिति में कोई लोकप्रिय नायक नहीं हूं। शायद हमें अब जाना चाहिए। तुम अपना दरवाजा फिर से बंद कर लोगी, है ना? उसने बूढ़ी औरत की ओर मुड़कर पूछा। बिल्कुल, उसने अर्थपूर्ण लहजे में कहा। क्या आप सच में हमारे साथ नहीं चलेंगी? निशिगंधा ने पूछा, और इस बार बूढ़ी औरत ने उसे उतनी कड़ी नजरों से नहीं देखा जितना बाकी लोगों को देखा था। धन्यवाद, लेकिन मैं यहीं रहूंगी। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, जो तुम लोगों के बारे में मैं नहीं कह सकती, जो 2 मूर्खों के साथ इधर उधर घूम रहे हो। भैरवनाथ ने निशिगंधा के हाथ को हल्के से छुआ। चलो, उसने धीरे से कहा। मुझे लगा कि मैंने किसी को सुना है। मैं पहले जाऊंगा, फिर तुम मेरे पीछे आना। जैसे ही उसने यह कहा, वह पत्थर के चूल्हे पर चढ़ा और फिर अपनी टांगें उठाकर 3 फीट ऊंची ईंटों की पीठ के ऊपर से सरक गया। अगले ही पल वह उनकी नजरों से ओझल हो गया। निशिगंधा उसके पीछे गई और पृथ्वीराज ने तुरंत उसका पीछा किया। 3 मिनट के भीतर वे सभी बॉक्स रूम में पहुंच चुके थे। भैरवनाथ ने कोने में रखे एक पुराने संदूक का ढक्कन उठाया। निशिगंधा खुद को भैरवनाथ के पीछे और पृथ्वीराज के आगे चलते हुए डस्टी पैसेज में बढ़ने देने लगी। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने पीछे से मिसेस शोभा लकड़ा की फटी हुई आवाज सुनी, जो जोर जोर से गा रही थी। जब दुष्ट भ्रमित होंगे, अपनी पीड़ा की आग में झोंक दिए जाएंगे, मुझे अपने संतों के बीच बुलाओ। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें, ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।